Hello and welcome to Achievers 5 dear learners. We are starting the chapter Meeting Life Challenges जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. It is all about the challenges we come across in our daily life. बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के हम गो थ्रू होते हैं, तो कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हमारी लाइफ में आते हैं, जिसे हम स्ट्रेस का नाम देते हैं इन जनरल. और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो पर्सन बहुत डिप्रेस है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है. ये क्यों होती है चीज़ें? क्या स्ट्रेस हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है? दिस मे साउंड अमेजिंग बट इट इज़ ट्रू. आज के इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेजरली जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो है कि स्ट्रेस क्या होता है, इसका नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. अप्रेजल एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगी जो स्ट्रेस के टॉपिक में इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है. इसके बाद स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, उनकी डायमेंशन और स्ट्रेस रिएक्शन. मतलब कुल मिला के जो चैप्टर है, जो आज का वीडियो है, वो स्ट्रेस के मेजर पॉइंट्स पर रहने वाला है. तो इस वीडियो को लेट्स क्विकली बिगिन विदाउट एनी डिले. सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जब हम स्ट्रेस का नाम भी लेते हैं तो कुछ ऐसा फील होता है जैसे समथिंग इज गेटिंग टाइटन और नैरो. तो जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से बना है. 1 मार्कर में ये पूछ लिया जाता है. जो स्ट्रेस वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से मिलकर बना है, जिसका खुद भी मतलब टाइट या नैरो होता है. ये एक ऐसा पैटर्न होता है रिस्पॉन्स का जो कि हमारी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है. जब भी स्ट्रेस फील होता है तो जो कुछ भी हमारी फंक्शनिंग उस समय चल रही होती है वो हमें स्मूथ फील नहीं होती है. ओके, या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देता है और एक ऐसी एबिलिटी पे हमें ले जाता है जहां पे उस पर्सन उसको कोप करने की स्टेज में पहुंच जाता है. मतलब जब भी हम किसी चीज के अबाउट स्ट्रेस फील करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस सिचुएशन को सॉल्व करने के प्रोसेस को ऑटोमेटिकली माइंड में सोचना शुरू कर देते हैं. जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें स्ट्रेस देते हैं. स्ट्रेस में हम जनरली कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाते. मीन्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, मीन्स देयर इज समथिंग विच साउंड्स नेगेटिव. ऑलराइट, हमें ये लेकिन एनर्जी भी देता है, हमारे अराउजल को भी इंक्रीज करता है और हमारी परफॉर्मेंस को ऑफकोर्स अफेक्ट करता है. एनर्जी देने का मतलब ये हो गया कि जब हम मान लीजिए बहुत डल नॉर्मल बैठे हुए हैं और आपको ऐसी बात पता चले तो आप एकदम से उस काम को करने के लिए या किसी के बारे में आपको कुछ पता चले तो उसकी हेल्प करने के लिए आप एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं. आपको स्ट्रेस तो हुआ, उसके बारे में पता चला, लेकिन आपकी बॉडी एकदम से एक्टिवेट हो गई, अराउजल इंक्रीज हो गया और एनर्जी बढ़ गई. लेकिन जब हाई स्ट्रेस हो जाता है, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए एनर्जी, इतना ज्यादा अराउजल भी नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम में डाल दे. तो जब हाई स्ट्रेस हो जाता है तो अनप्लीजेंट इफेक्ट शुरू हो जाते हैं. मतलब थोड़ा बहुत अगर स्ट्रेस हो रहा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि थोड़े बहुत स्ट्रेस में हम वर्क कर सकते हैं और हम करते भी हैं. लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके इफेक्ट्स जो है वो बहुत अनप्लीजेंट हो जाते हैं और हमारी नॉर्मल लाइफ को डिटोरेट करना शुरू कर देते हैं. कि जितने भी अब नॉर्मल डिसऑर्डर्स हैं, जितनी भी अब नॉर्मेलिटीज हैं, इनकी जो बिगिनिंग होती है वो स्ट्रेस से ही होती है. तो स्ट्रेस को हम रूट कॉज कह सकते हैं किसी भी नॉर्मेलिटी का, क्योंकि जब ये स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ता जाता है और इसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, तो उसके बाद जो कंडीशन है वो स्ट्रेस से हटकर अब नॉर्मेलिटी की तरफ चली जाती है. अब नॉर्मेलिटी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उसी से पहले इस चैप्टर को इसीलिए रखा गया है चैप्टर 3 में, इस टॉपिक को इसीलिए रखा गया है चैप्टर 3 में, क्योंकि जब तक आप स्ट्रेस यानी बेसिक ग्राउंड्स को नहीं समझेंगे तब तक आप अब नॉर्मेलिटी वाले चैप्टर की तरफ नहीं बढ़ सकते. ऑलराइट, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि कन्वर्सली क्या हो सकता है कि अगर थोड़ा सा स्ट्रेस हो तो वो किसी पर्सन को बहुत ज्यादा मोटिवेशन पे लो कर सकता है, और अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो तो ऑफकोर्स वो प्रॉब्लम तो क्रिएट कर ही सकता है. लेकिन सभी जो स्ट्रेस होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं. ये बात सुनने में अजीब लगेगी लेकिन ये सच है. इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन पहले समझेंगे कि हमें स्ट्रेस कब कब एक्सपीरियंस होता है. डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं या शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं, उनको पार्टीज अटेंड करने में स्ट्रेस हो सकता है. जबकि पार्टी सुनने में ऐसा नहीं फील होता है कि किसी को स्ट्रेस भी दे सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है. अगर किसी पर्सन को लो मार्क्स मिले हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से तो उनको स्ट्रेस हो सकता है. कुछ लोगों को 50% मार्क्स मिलते हैं, दे फील हैप्पी, वाओ मैं पास हो गया, मैं पास हो गई, मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में पहुंच गई. लेकिन वही मार्क्स अगर एक्सपेक्टेशन से लो है किसी पर्सन के लिए तो वो उसमें भी स्ट्रेस फील कर सकते हैं. ऑलराइट, ये उनके लिए साइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है. जब कोई पर्सन अपनी फैमिली प्रेशर में आके जॉब करता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो अपने मन की जॉब नहीं करते हैं, पर जस्ट इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयड वो जॉब कर लेते हैं, तब उनके लिए ऐसा हो सकता है कि उनको स्ट्रेस फील हो. तो इस तरीके से हमारी ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जिसमें हमें नॉर्मल लाइफ में स्ट्रेस फील होता है. स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक पार्ट है. हम ये सोचे कि हमारी लाइफ से सारा स्ट्रेस ही खत्म हो जाए और सब कुछ स्मूथ चलने लगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता. ये स्ट्रेस हमें एनर्जी देता है, हमें लाइफ सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ये स्ट्रेस. तो अब हम स्ट्रेस के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी आ जाते हैं कि स्ट्रेस ना तो एक स्टिमुलस है और ना ही एक रिस्पॉन्स है.
स्ट्रेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख कर रिएक्ट करते हैं, और ना ही जो स्ट्रेस है वो एक रिस्पॉन्स है कि हमने जो बोला या हमने जो रिएक्शन दिया वो स्ट्रेस है। नहीं, स्ट्रेस क्या है, इन दोनों के बीच चलने वाला एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस, यानी कि हम किसी सिचुएशन से होने वाले किसी ऐसे प्रोसेस के अक्रॉस जब आते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा लो फील कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, ये इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले ट्रांजैक्शनल प्रोसेस को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। और लाइफ चैलेंजेस हमेशा नेसेसरीली स्ट्रेसफुल नहीं होते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम ही उसको चैलेंज की तरह देख रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 50 मार्क्स मिलने पर कोई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कोई सोचता है यार मेरे तो बस जस्ट हाफ मार्क्स आए, मतलब कितना कम परसेंटेज मैंने स्कोर किया है। तो इस तरीके से पर्सन जो है वो कैसे उस सिचुएशन को देख रहा है, इससे भी स्ट्रेस होता है। तभी तो एक ही बात किसी पर्सन के लिए बहुत बड़ी हो जाती है, दूसरा उस बात को देख के कहता है ये कोई बात हुई। तो ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो व्यू है वो भी मैटर करता है। अब यहाँ जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, जरा से एक बार पढ़िए मेरे साथ में। स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी which provides energy but too high or too low energy, little energy become hazardous। ऐसा होता है ना, आपके घर में भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है अगर वो प्रॉपर नहीं है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाती है तो भी आपके अप्लायंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर बहुत कम आ रही है वोल्टेज तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्ट्रेस की भी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ये बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो दोनों ही केस में डेंजरस हो सकता है। सिमिलरली टू मच स्ट्रेस और टू लिटिल स्ट्रेस हैव एडवर्स इफेक्ट फॉर आवर वेलबींग। ऑप्टिमम स्ट्रेस इज हेल्दी, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल पर होता है तब स्ट्रेस ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा होने या कम होने पर प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लेवल्स की बात करते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा या कम होगा, तो इसी से इसके दो लेवल डिफाइन होते हैं जिसको हम यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस कहते हैं। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। यूस्ट्रेस क्या होता है? ये वो स्ट्रेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो हमारे लिए अच्छा है, हेल्दी है, पॉजिटिव है, इंस्पायरिंग है एंड मोटिवेटिंग है। मीन्स जब आपके टीचर आपको किसी बात के लिए, आपके पेरेंट्स आपको किसी बात के लिए कुछ समझाते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो आप जरूरी नहीं उसको उस टाइम पर बहुत पॉजिटिवली लें। ऑफ कोर्स बच्चे नहीं लेते हैं, उनको लगता है कि हमें डांट क्यों दिया, उस टाइम पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। लेकिन आप जब उस चीज को एक्चुअली अप्लाई करते हैं देन यू रियलाइज लेटर कि ये करना हमारे लिए जरूरी था या ये काम करना हमारे लिए अच्छा था, बेनिफिशियल था। तो दैट इज हाउ दैट स्ट्रेस इज यूस्ट्रेस, जो आपको स्ट्रेस की फॉर्म में मिलता तो है लेकिन आपके लिए जो आउटकम लेकर आता है वो पॉजिटिव होते हैं। वहीं पर हम जब डिस्ट्रेस की बात करें तो यही वो स्ट्रेस है, ये डिस्ट्रेस जिसको हम प्रॉपरली कहते हैं, जो आपके लिए लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी, ट्रबल और चैलेंजेस लेके आता है। यानी कि ये नेगेटिव होता है, अनहेल्दी, डिमोटिवेटिंग होता है, और हमारी बॉडी के लिए, हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे किसी पर्सन को एक बीच ग्राउंड में ह्यूमिलिएट कर दिया जाए, स्कूल कैंपस की मैं बात कर रही हूँ, तो वो दैट्स नॉट अ राइट वे, है ना, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो यूस्ट्रेस हो ही नहीं सकता, यहाँ पे डिस्ट्रेस होगा, क्योंकि इसकी वजह से वो उस चीज को याद करके कभी भी कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं रिसीव करने वाला है। सो दैट इज हाउ यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस वी टॉक अबाउट। यूस्ट्रेस को थोड़ा सा और समझते हैं क्योंकि ये टॉपिक इसके बाद आगे नहीं आएगा। यूस्ट्रेस इज मोर लाइक जब आप अंडर प्रेशर किसी काम को परफॉर्म करते हैं तो आप उस काम को अच्छा कर ले जाते हैं। किसी काम को करने से पहले जो आपको थोड़ी बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन उस नर्वसनेस के बाद जब आप अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। देखिए इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो नर्वसनेस की मैं बात कर रही हूँ या प्रेशर की बात कर रही हूँ, इसमें आकर कई लोग चीजों को स्पॉइल भी कर देते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो यूस्ट्रेस नहीं था? वो यूस्ट्रेस डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा लेटर ऑन। हमने अभी बात करी कि यूस्ट्रेस मेजर होगा उसके आउटकम से, तो जब आउटकम ही सब बिगड़ गया, बेकार हो गया, तो फिर कहां से वो यूस्ट्रेस रह गया? यूस्ट्रेस ही तब है जब वो आपको एक आउटकम पॉजिटिव दे। मीन्स आप स्टेज पे जाने से पहले थोड़ा नर्वस हैं, बट जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है देन यू फील वाओ, यू फील वेरी वेरी गुड। तो ये क्यों है? बिकॉज वो जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेस था जिसने आपके जिस प्रेशर में आके आपने परफॉर्म किया, बट यू परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो दैट्स हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी यूस्ट्रेस फॉर यू। ऑलराइट, डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस दोनों ही हम सिचुएशन होने के बाद एनालाइज करते हैं। उस टाइम पर तो हम एक ऐसी स्टेज में होते ही हैं जहां पे हम लगातार एक काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस फील कर रहे होते हैं। ओके, तो उस समय हम उसको क्या कहेंगे? क्या वो यूस्ट्रेस है? हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, दैट इज द स्टेज। क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि एक ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। अब उस प्रोसेस का आउटकम क्या होगा वो हमें बताएगा कि यूस्ट्रेस या डिस्ट्रेस क्या होता है। अब अगर बात कर ले हम डेफिनेशन की स्ट्रेस के, तो the pattern of responses our organism make against the stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds the person's ability to cope। ये बात पहले भी हमने पढ़ी थी, लाइन अभी से पहले थी कि जब भी हमारी इक्विलिब्रियम की स्टेट डिटोरिएट होती है तो इसका मतलब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में। आगे बढ़ते हैं इसमें, और अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस का नेचर क्या होता है। नेचर यानी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स निकल कर आती है, क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो ये वर्ड है वो लैटिन वर्ड स्ट्रिक्टस से बना है, जिसका मतलब टाइट या नैरो होता है, और स्ट्रिंजर द वर्ड मीनिंग ऑफ टू टाइटन। एक तो ये पॉइंट हो गया जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, नेचर की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर these root words reflect the internal feeling of tightness and constriction of muscles and breathing, a common sign of stress। सबसे बेसिक सिम्टम क्या होता है स्ट्रेस का, कि हमारी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा मसल टाइट हो जाती है। तो इस तरीके का जो जस्टिफिकेशन है वो इस वर्ड से क्लियरली निकल कर आ रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल स्ट्रेसर होते हैं उनको जो हम रिएक्शन देते हैं उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। एंड स्ट्रेस फंक्शंस एज अ कॉज एज वेल एज इफेक्ट्स, कॉज और इफेक्ट की फॉर्म में स्ट्रेस वर्क करता है। दोनों पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं कि जो भी एक्सटर्नल स्ट्रेसर है, स्ट्रेसर क्या है, वो कोई भी चीज जिसकी वजह से स्ट्रेस होगा, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई एनवायरमेंटल थ्रेट हो सकता है, वो कोई नेचुरल कैलामिटी हो सकती है, कुछ भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेसर क्या होते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, तो उसके टुवर्ड्स जो हम रिएक्शन देते हैं वो स्ट्रेन कहलाता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रेस एक कॉज और इफेक्ट की तरह से भी वर्क करता है। मतलब हमें किसी सिचुएशन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस हो रहा है इसलिए हम और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो कॉज इफेक्ट दोनों की तरह से वर्क करता है। एक बहुत ही वन मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वन मार्कर में पूछा जाता है, वन मार्कर आई शुड राइट, दैट इज हैंस सेले इज द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च। इन्होंने स्ट्रेस के ऊपर सबसे ज्यादा वर्क किया है, और अब प्रेजेंट टाइम में लोग इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं, या जो भी स्ट्रेस का हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम है कैसे वर्क करता है, इस पर उन्होंने बात की है। क्योंकि स्ट्रेस हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा शेक कर देता है, और ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी। उन्होंने ये कहा कि स्ट्रेस नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, यानी कि हमें नहीं पता होता है कि हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आप प्री डिसाइड करके चलते हैं कि अगर ऐसा होगा तो मैं एग्जैक्टली ऐसा करूंगा, और क्या ऐसा होता भी है या वैसा ही आप करते भी हैं? नहीं, हमें नहीं पता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन किस फॉर्म में हमारे सामने आएगी और हम क्या रिएक्ट करेंगे। तो यही चीज हैंस सेले ने यहाँ पे क्लियर करी है कि स्ट्रेस क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो भी किसी सिचुएशन के टुवर्ड्स हम देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जो कई सारे रिसर्चर्स हैं वो सेले के इस कॉन्सेप्ट से अग्री नहीं करते हैं, वो डिसअग्री करते हैं कि हर इंडिविजुअल मे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मोड ऑफ रिस्पॉन्सेज। हर पर्सन का अपना अपना तरीका हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो दूसरे रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि भले ही हमें नहीं पता कि कोई सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, पर हर पर्सन का रिएक्शन का एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब जैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने पर जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, तो वो हमेशा ही ऐसा होगा कि उनके सामने जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी वो उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब एक लेवल पर वो चलेंगे, वो लेवल इतना हाई जंप लो नहीं करेगा, ऐसा दूसरे रिसर्चर्स कहते थे, इसीलिए वो इस बात को नहीं मानते थे। वैसे स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर दैट रिजाइड्स इन एन इंडिविजुअल्स माइंड और एनवायरनमेंट। हमारे माइंड में नहीं होता है स्ट्रेस, और एनवायरनमेंट में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक ऐसी कॉग्निटिव और मेंटल स्टेट है जो कि किसी भी डिस्ट्रप्शन से अराइज हो जाती है। जब भी कोई भी हमारे साथ, वही वाली बात है जिसे हम रिपीट करेंगे, कि जब हमारे साथ कोई भी ऐसा इवेंट होता है जिसको हम बैलेंस नहीं कर पाते तो हमारी फंक्शनिंग डिटोरिएट हो जाती है, वही स्ट्रेस कहलाता है। इसके अलावा द परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस इज डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल्स कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट। अब यहाँ से बात उठेगी तो अप्रेजल की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अप्रेजल ही है। कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये समझ लेते हैं। किसी भी अप्रेजल का मतलब होता है आप कैसे सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, आप क्या परसीव कर रहे हैं, वो ही अप्रेजल होता है। कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ इवेंट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू कोप विद देम। जब स्ट्रेस, जो अगर हम बात करें कि कैसे मेजर किया जाता है, तो हम किसी भी इवेंट का कॉग्निटिव अप्रेजल कैसे कर रहे हैं, मीन्स हम किसी इवेंट को परसीव कैसे कर रहे हैं, मतलब कितना वो थ्रेटनिंग है हमारे लिए, कितना हार्मफुल है, कितना चैलेंजिंग है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन के आप अक्रॉस आते हैं, तो हो सकता है आप ये कहें कि आई टेक इट एज अ चैलेंज, दिस इज वेरी चैलेंजिंग, आई डोंट सी एनी हार्म हियर, आई डोंट सी एनी थ्रेट हियर। तो आपका अप्रेजल क्या है, वो कॉग्निटिव अप्रेजल उस इवेंट के बारे में। इससे एक तो पता चलता है कि आप स्ट्रेस में कितना आएंगे, और दूसरा होता है कि आपके पास उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए रिसोर्सेस क्या हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ट्रैफिक में बहुत ज्यादा स्टक हो गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने घर तक कैसे पहुंचे। तो आपको ये पता है, आप उस सिटी का मैप जानते हैं बेहतर तरीके से, आपको ये पता है कि मैं अगर कार के अंदर हूं तो मैं पूरे टाइम फंसा रहूंगा कैब में। तो आपने क्या किया, आपने कोई बाइक हायर कर ली, या फिर आपने बाय वॉक
डिस्टेंस को कवर कर लिया, आपके पास वो रिसोर्स था, मींस रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो वहां से आपको रिसीव कर ले, लेकिन आपके पास माइंड में वो बैकअप प्लान होना चाहिए। तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं आपके पास उस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है जिसकी वजह से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, तो अब आप उसका जो कॉग्निटिव अप्रेजल होगा उस सिचुएशन का, आपको वो बहुत हार्मफुल लगेगी कि आज तो मैं पूरे दिन जाम में फंसा रहूंगा, आज तो मैं घर ही नहीं जा पाऊंगा। आपके माइंड में उस सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा हार्मफुल थॉट्स आने लगेंगे कि मेरा टाइम किल हो रहा है या मैं बहुत ज्यादा परेशान फील कर रहा हूँ। लेकिन आप उस सिचुएशन को एज अ चैलेंज लेंगे जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। तो ये दो चीजें हैं जो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन लज़ोरस जो थे, उन्होंने लज़ोरस जो है वो इनका नाम आता है, इसी स्ट्रेस की फील्ड भी इन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, और ये कहते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के अप्रेजल होते हैं। प्राइमरी अप्रेजल क्या होते हैं? ये किसी भी एनवायरमेंट, चेंज एनवायरमेंट के टुवर्ड जो हमारा परसेप्शन बनता है वो या तो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर नेगेटिव होता है। पहली बात ये कहते हैं कि प्राइमरी अप्रेजल तब आते हैं जब हम किसी भी एनवायरमेंट में या चेंज होने वाले चेंज को या तो पॉजिटिव परसीव करते हैं या नेगेटिव परसीव करते हैं, या फिर हम न्यूट्रल, उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। बेसिकली हम किसी भी टेंशन वाली सिचुएशन में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ओपिनियन फॉर्म ना करें। तो वो ओपिनियन या तो बहुत पॉजिटिव होगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, या फिर ये होगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा कि मेरा नुकसान हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज्यादा न्यूट्रल हो जाएंगे कि पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, है ना। तीन तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो वो जैसा भी आप उसको अप्रेज कर रहे हैं, जैसा भी आप उसके बारे में अपना व्यू दे रहे हैं, वही कहलाता है प्राइमरी अप्रेजल। वो तीन टाइप का हो सकता है। सेकेंडरी अप्रेजल की बात करें तो इट इज व्हेन वी परसीव एन इवेंट वेरी स्ट्रेसफुल that it involves challenge appraisal that involve more confident expectations of ability to cope up। ये कोपिंग एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है जो सेकेंडरी अप्रेजल है। मींस हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या सिचुएशंस है जिससे हम कर सकते हैं। नेगेटिव इवेंट होगा, पॉजिटिव इवेंट होगा, क्या होगा इस सिचुएशन को जब हम अप्रेज करने चलते हैं तो हम उसको सेकेंडरी अप्रेजल कहते हैं। इस केस में क्या होता है, हार्म, थ्रेट और चैलेंज, तीन तरीके की कंडीशंस हमारे संग आ सकती हैं। हार्म, थ्रेट और चैलेंज एक एक करके समझेंगे। अगर कोई सिचुएशन बहुत नेगेटिव है तब हम, यानी कि हम उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव परसीव कर रहे हैं, तो मतलब हम उसका सेकेंडरी अप्रेजल कर रहे हैं। जब हम उसको सेकेंडरी अप्रेज करते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें सिर्फ डैमेज देखें, ठीक है, हम देखें कि इस सिचुएशन में हमारा कितना लॉस हो गया। अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हैं तो मतलब हम उसके हार्म पे फोकस कर रहे हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हो सकता है, क्या ये चीज मुझे ऐसा कर सकती है, मतलब हम डरने लगते हैं, हमारे मन में थ्रेट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पॉसिबल फ्यूचर डैमेज, तो उसे हम थ्रेट का नाम देते हैं। और जब हम उसको चैलेंज मानते हैं तो हमारे अंदर कुछ कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन होते हैं एबिलिटी के कि हम उस स्ट्रेसफुल इवेंट से कोप कर लेंगे। चैलेंज का मतलब ये होता है ना, व्हेन यू टेक समथिंग एज अ चैलेंज दैट मींस यू आर विलिंग टू क्रॉस दैट चैलेंज, यू आर विलिंग टू पास दैट चैलेंज, राइट। तो अगर हम इस सिचुएशन को यहाँ पे ग्राफ की फॉर्म से समझें तो देखिए एक स्ट्रेसर होता है। स्ट्रेसर क्या करता है, प्राइमरी अप्रेजल क्रिएट करता है, राइट। प्राइमरी अप्रेजल में दो चीजें हो जाएंगी, या तो वो चैलेंज फील करेगा या थ्रेट फील करेगा। अगर वो थ्रेट करेगा, चैलेंज करेगा तो मतलब पॉजिटिव हो गया, थ्रेट करेगा तो मतलब नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के सेंस में क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फील करना शुरू कर देगा, और जब नेगेटिव करेगा तो सेकेंडरी अप्रेजल यहाँ से बिगिन हो जाएगा, यानी कि थ्रेट लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। ओके, तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द अप्रेजल्स। अब हम बात करते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी अप्रेजल को डिटरमाइन करते हैं। क्यों हम किसी सिचुएशन को इतना नेगेटिव फील कर सकते हैं, कैसे ऐसा हो जाता है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसको हमने बहुत ज्यादा नेगेटिवली परसीव किया है पास्ट में, तो वो हमारा एक्सपीरियंस बन के हमारे सामने आएगी, मतलब हम उसी तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। अगर हमने उसको क्रॉस कर लिया है तो वो हमें उसमें भी हेल्प करेगी। कंट्रोलेबल का मतलब होता है कि हमें ये मालूम होता है कि कोई सिचुएशन हमारे कितने कंट्रोल में है। अगर हमें लगता है कि हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो उस नेगेटिव सिचुएशन से हमें लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस फील होगा। स्ट्रेस तो फील होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंडरी अप्रेजल की बात कर रहे हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा, हमें ये लगेगा कि हम इस सिचुएशन को कितना टैकल कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हमारा स्ट्रेस लोअर होता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेसर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं। स्ट्रेसर्स मतलब हम पहले बात कर चुके हैं, वो सभी स्टिमुलस या कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे लिए स्ट्रेस का प्रोसेस को बिगिन कर देते हैं। अब अगर बात करें कि आप एक बहुत ज्यादा धूप में खड़े हैं, हीट या टेम्परेचर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं,
तो ऐसे में हम उसकी इंटेंसिटी जो होगी, स्ट्रेसर की जो इंटेंसिटी है वो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। कैसे? अगर मान लीजिए हीट बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल टेम्परेचर है, विंटर्स में आप उसी धूप को एंजॉय करते हैं, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी आपको बहुत हाई लगने लगती है। तो ये उसकी डायमेंशन हो गई कि वो बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, लो हो सकता है। एंड नॉट जस्ट इन केस ऑफ द हीट, हम इस तरीके से कोई भी चीज ले सकते हैं। किसी पर्सन से जब हमारे थॉट्स बहुत मैच करते हैं, हमारे वाइब्स बहुत अच्छे होते हैं, तब हम उनसे बात करना अच्छा फील करते हैं, तो उस पर्सन के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारी उसके साथ किसी भी तरीके की कोई वॉर हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होता है, उस जो हमारे थॉट्स के बीच में एक जो टाइटनेस क्रिएट हो गई है, उसकी इंटेंसिटी हाई हो जाती है। तो स्ट्रेसर्स की डायमेंशन ये इस हद पे बहुत डिपेंड करती है कि जितनी इंटेंसिटी उसकी लो होगी स्ट्रेसर की, उतना ही स्ट्रेस हमें कम होगा। ओके, ड्यूरेशन की बात करते हैं। स्ट्रेस अगर थोड़े टाइम के लिए है तो वो उतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन अगर स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, लंबे टाइम तक हमारे साथ कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है जो सॉल्व ही नहीं हो रही है, तो वो स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस को वो बढ़ा देगा। तो सिचुएशन है वो ज्यादा हार्मफुल भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ड्यूरेशन का जो डायमेंशन है वो हमें ये बताता है कि जितना शॉर्ट टर्म के लिए हमारे सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन होगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, उतना ही जल्दी हम उससे ओवरपावर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कभी कभी सिचुएशन इतनी उलझी हुई होती है कि समझ नहीं आता कि इसमें क्या हम करें। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी का सिंपल सा मतलब है कि सिचुएशन के अंदर माइनर कई सिचुएशंस ऐसी होना जिनको भी देखना पड़ जाए, मतलब उनको ओवरलुक नहीं कर सकते, हमें उन्हें देखना ही होगा कि इन्हें कैसे टैकल करें, तब कहीं जाके बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो लेस कॉम्प्लेक्स होती है, वो हमें लेस स्ट्रेस देगी, लेकिन अगर वो मोर कॉम्प्लेक्स है तो ऑफकोर्स वो हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगी, हमारे स्ट्रेस को और बढ़ा देगी। अगर हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अगर हमारा जो स्ट्रेसर है उसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन है, कोई क्वालिटी है जिससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे फिर से अगेन मैं टेम्परेचर का एग्जांपल लूंगी। हीट बहुत ज्यादा है, अगर समझ में हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाहर निकलना इस समय हमें धूप में बहुत ज्यादा टेंशन देगा, राइट? तो फिर ये अगर ये अनएक्सपेक्टेड है तो ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगी, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड है, प्रिडिक्ट कर लिया है हमने, तो हम जाहिर सी बात है, अगर हमारा स्ट्रेसर जो है जिसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज हमें स्ट्रेस देगी, तो हम उस चीज के अक्रॉस नहीं आएंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है वर्क प्लेस पे कुछ लोग हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, हम उनके साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, तो हम उन्हें अवॉइड कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि वो जो लोग हमारे लिए सर का दर्द की वजह है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उन्हें प्रिडिक्ट कर लिया, दे आर द स्ट्रेसर्स, तो सिंपली हम उनको अवॉइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये समराइज करने के लिए लिखा गया है, इंटेंस यानी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जिसकी हाई होगी, प्रोलॉन्ग यानी लंबे टाइम तक रहने वाला, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा, और अनएक्सपेक्टेड जो हमने सोचा ना हो ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ में, इनके ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ये समराइज कर दिया गया है इन चारों पॉइंट्स को। ओके, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, आइडियली इट शुड बी कि एक इंडिविजुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंडिविजुअल यानी एक पर्सन की खुद की भी तो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से वो स्ट्रेस को परसीव करता है या नहीं करता है। अब वो क्या हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं, मतलब जिनकी हेल्थ बहुत ज्यादा वीक रहती है, और जिनका कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, जो ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो फिजिकली ज्यादा वीक होते हैं, उनको स्ट्रेस भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो इसीलिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन किसी पर्सन की कैसी है, इससे भी डिपेंड करता है कि उसको स्ट्रेस कितनी जल्दी कोप करेगा। कल्चरल मतलब पर्सन का जो भी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल है, मीटिंग ऑफ इवेंट है, मतलब जैसे कल्चर में पर्सन ग्रो हुआ है, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट मिला है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का है, वो चीजों को इजिली गिव अप नहीं करता है। तो इस तरीके से जब जो भी जिस कल्चरल बैकग्राउंड को पर्सन बिलोंग करता है, उस कल्चर का भी उसके स्ट्रेस को परसीव करने में इफेक्ट आता है। और साथ ही साथ आता है सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल, पर्सन साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी मेंटल हेल्थ कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगेन उन चीजों की बात करेंगे जो कि कल्चर से भी कुछ जुड़ी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकती है कि पर्सन का टेम्परामेंट कैसा है, वो अपने बारे में कैसी वैल्यू रखता है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, सेल्फ एस्टीम कैसा है, कॉन्फिडेंट कितना है, ये सब चीजें साइकोलॉजिकल में आ जाती है। तो जो जो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उनसे भी ये पता चलता है कि पर्सन स्ट्रेस में आएगा या नहीं आएगा, ओके, ये कितना कम या ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। एक इंसान के पास अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, उसके रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज करके वो अपनी लाइफ को इजी बना सकता है। जैसे कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो हमें हमेशा, हमारा सोशल नेटवर्क की हम बात करें, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली अगर हमें इतना ज्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, तो ऑफकोर्स वो हमारे काम आएंगे, वो हमारे रिसोर्स हैं जो कि हमें स्ट्रेस नहीं होने देते हैं ना। जब अपने फ्रेंड्स से थोड़ी देर बात कर लो तो सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, जब हमें सोशल सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा फिजिकल फॉर्म में भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे मनी, फूड, शेल्टर।
लोग बेसिक नीड्स के लिए भी सर्वाइव करते हैं, अगर वो चीजें ना हो तो वो भी स्ट्रेस की वजह बन सकती हैं। तो अगर ये सब चीजें इंसान के पास हैं, कई बार मनी से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बल्कि कई बार क्या बहुत बार काफी चीजें मनी से ही सॉल्व होती हैं लाइफ में। तो मनी जो है एक फिजिकल रिसोर्स हो जाता है। पर्सनल की बात करें, हमारे खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमारी जो यहाँ पे हम अभी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, ये भी एक तरीके से रिसोर्स है। अगर गुड इम्यूनिटी नहीं है, गुड फिजिकल सिस्टम नहीं है हमारा, तो दूसरा तो हमारी बाद में मदद करेगा, हम तो खुद ही पहले कोलैप्स हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमारी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमारे रिसोर्स का काम करती हैं। स्ट्रेस रिएक्शंस की बात करते हैं। स्ट्रेस रिएक्शन किस किस फॉर्म में देता है? जब हम स्ट्रेस हमारे फिजिकल सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करता है तो हमारा फिजिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर हमारी बॉडी पर स्ट्रेस आ रहा है तो हम हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम में हम बीमार होना शुरू हो जाएंगे, हमें स्टमक एक हो सकता है, हम फेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो फिजिकल फॉर्म में नजर आती हैं। जब स्ट्रेस हमें कॉग्निटिव यानी मेंटल लेवल पर वीक करने की कोशिश करता है तो फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है, चीजों को याद ना रख पाना, कॉन्फिडेंट ना रह पाना, आंसर ना दे पाना, इस तरीके की ऐसी चीजें जो कॉग्निटिव लेवल पर होती है। मैं एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा क्विकली बता रही हूँ। इमोशनल लेवल पर जब होती है तो हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट शुरू हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते। और बिहेवियरल लेवल पर हम अपने इश्यूज यानी उनको हैंडल ही नहीं कर पाते, हम लड़ाई करना और ये सब चीजें करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल लेवल पर कैसा नजर आता है। अगर बिल्कुल प्रॉपर वे में चले तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो इनिशिएट करता है एक्शन हमारे बॉडी में, जो कि पहला हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पाथवे के इन्वॉल्व करता है, और दूसरा एड्रीनल ग्लैंड रिलीजेस कॉर्टिकोलैमाइंस, यानी कि जो हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करती हैं। मतलब अगर हमें किसी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस हो रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हम उस सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर हम उससे बचने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली हम फ्लाइट मोड पे जा रहे हैं, और अगर हम उस सिचुएशन से को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम फाइट मोड पे जा रहे हैं। तो फाइट और फ्लाइट दो मोड होते हैं जिनमें से कोई हम एक चूज करते हैं। और सेकंड पाथवे इन्वॉल्व्स पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच सीक्रेट्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉर्टिसोल व्हिच प्रोवाइड्स एनर्जी। मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस के टुवर्ड्स रिएक्ट करते हैं। कॉग्निटिव लेवल पे बात करें तो ये हमारे अंदर कैसे कैसे चीजें दिखाता है कि हमारा लोअर अटेंशन हो जाता है, इंट्रूसिव थॉट्स हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग पुअर हो जाती है, हम चीजों को भूलने लग जाते हैं, याद नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमें देखने को मिलती हैं। इमोशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, विड्रॉल, चुप रहने लगते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, रोने ज्यादा लगते हैं, या फिर सैडनेस हो जाती है, या फिर अपने इमोशंस को हाइड करना शुरू कर देते हैं। बिहेवियरल लेवल पर ये फाइट मोड पर भी हो सकता है, फ्लाइट मोड पर भी हो सकता है। मतलब या तो हम बिल्कुल ही चीजों से बैक ऑफ कर लेंगे, एकदम छुप के बैठ जाएंगे, या फिर हम इतना ज्यादा रिएक्ट करेंगे कि हमारा बिहेवियर अब नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएगा, लगने लगेगा लोगों को। इसके अलावा कुछ लोग खाना पीना छोड़ देते हैं जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, किसी चीज की टेंशन होने हो जाती है, और कुछ तो कुछ ज्यादा खाने पीने लग जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, ये सारी चीजें भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस है जो हमें स्ट्रेस के नजर आने लगते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे विलियम जेम्स देखिए क्या थॉट कहते हैं, द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज अवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। हम किस थॉट को सप्रेस करना चाहते हैं, उसके लिए उससे भी पावरफुल कोई पॉजिटिव थॉट अगर हम लेकर आ जाए तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास जिसमें स्ट्रेस को हमने डीपली अंडरस्टैंड किया। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए इसी तरह हमारे साथ में। आई विल सी यू सून। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।